1 है वो है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। याद रखिए, एंटायर जो भी आप इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हो वो आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि इक्विटीज को के डेरिवेटिव्स को डिफाइन किया गया सिक्योरिटीज के अंतर्गत। तो जब ये सिक्योरिटीज के अंतर्गत आता है तो ये ऐसा कौन सा एक्ट है, कौन सा रेगुलेशन है जिसमें ये आता है? तो ये आता है SCRA एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आप इस बुक में पढ़ रहे हो। इसका फुल फॉर्म आपको पता है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ईयर भी याद रखिएगा। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन जो होता है सिक्योरिटीज मार्केट में, जो नहीं होना चाहिए, उसे रोकने के लिए। तो सिक्योरिटीज मार्केट में किस तरह की ट्रेडिंग होगी, क्या अलाउड होगा और क्या डिसअलाउड होगा, वो सारा का सारा कहां पर बताया गया है? SCRA एक्ट 1956। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिक्योरिटीज है वो क्या होती हैं। जैसे अगर आपको ध्यान पे होगा तो एक चैप्टर था जिस पर मैंने आपको ये बताया था कि सेबी सिर्फ उन्हीं चीजों को गवर्न कर सकता है जहां पर सिक्योरिटीज आए। क्योंकि सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो सिक्योरिटी को ही वो गवर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जो SCRA एक्ट है उसने सिक्योरिटीज किस किस चीजों को कहा है। तो सबसे पहले आता है शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सिक्योरिटीज के अंतर्गत आती हैं। अब आप देखिए, डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव सिक्योरिटीज के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन जब डेरिवेटिव्स को लॉन्च किया गया 2000 में, तो 2000 के पहले जैसा आपको इवोल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया में बताया गया था, वहां पर आपको ये बताया गया था कि डेरिवेटिव्स को एक्ट में अमेंड करके सिक्योरिटीज के दायरे में लाया गया। जिस दिन से सिक्योरिटीज के दायरे में आया उस दिन से सेबी इसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। अब यूनिट्स, और जो थर्ड पॉइंट है, यूनिट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जहां पे इन्वेस्टर से पैसे उठाए जाते हैं, वो भी किसके अंतर्गत अब आज की डेट में आते हैं? वो आते हैं सिक्योरिटीज के अंतर्गत। ठीक है। अब सिक्योरिटी रिसिप्ट एज डिफाइंड इन क्लॉज ZG ऑफ सेक्शन 2 of securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002। देखिए, यहां से उस तरीके से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी मार्केट में आए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन। तो जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, अलग अलग एसेट्स हो सकते हैं, उन्हें एक बुके टाइप से बनाकर उसे किसी को सेल किया जा सकता है, उसे कहा जाता है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। तो इनको भी किसके अंतर्गत लेकर आया गया? इनको कहा गया कि भैया ये जो प्रोडक्ट आप बनाओगे ये भी किसके अंतर्गत आएगा? सिक्योरिटीज के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट, यूनिट्स और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इशूड टू द इन्वेस्टर अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। तो जितनी भी आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? वो आएंगी आपके सिक्योरिटीज के अंतर्गत। ठीक है। एनी सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट, जिस भी नाम से आप बुला लो, issued to an investor by an issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt or receivable, including mortgage debt assigned to such entity, acknowledging beneficial interest of such investors in such debt or receivable, including mortgage and debt। तो अब इस चीज को समझिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया हुआ, एक एंटिटी बनाई हुई है, आप उसे किसी भी नाम से बुला सकते हो, उसका कोई भी फैंसी नाम आप रख सकते हो। लेकिन जहां पर कोई डेट की बात हो रही है, कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट की बात हो रही है कि भाई ये इंटरेस्ट ये रिसीव करेंगे, इसके लिए वो पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं
ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे सिक्योरिटीज के अंतर्गत। देखिए, इस तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन याद रखिए, अगर आपने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, आपको कुछ भी पता है उसके बारे में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो वाला हमारा पर्पस नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर जो काम हुआ था वो एसपीवी में काम हुआ था। तो ये जो एसपीवी था वो स्पेशल पर्पस व्हीकल था। तो यहाँ पर ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये अंतर्गत आएगा सिक्योरिटीज के। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये भी किसके अंतर्गत आएंगी? सिक्योरिटीज के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। आठवां पॉइंट, या ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे डिफाइन कर दे। अभी मान लीजिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो छूटा हो, लेकिन अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कोई एक प्रोडक्ट लेकर आया और उसका ये सिक्योरिटीज है, तो वो ऑटोमेटिकली इस एक्ट के अंदर में सिक्योरिटीज का उसको दर्जा मिल जाएगा। ठीक है। तो याद रखिए, ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, तो राइट्स इश्यूज जो होंगे वो भी सिक्योरिटीज के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपने देखे, ये 9 पॉइंट के आसपास, तो देखिए आपको ना इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको सिर्फ समझ लेना है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, आपको क्वेश्चन ना ट्रू फॉल्स का पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, आपको कहीं पे भी ये नहीं देगा कि फिल इन द ब्लैंक्स और आपको याद करके करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप समझ के रखोगे तो आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम आते हैं सेकेंड लेग। सेकेंड लेग कहता है जो डेरिवेटिव्स हैं उसका भी डेफिनेशन है। तो डेरिवेटिव्स में क्या आएगा? A security derived from a debt instrument या शेयर या लोन, सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? आपका डेरिवेटिव कहलाएगा। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, डेरिवेटिव किसी भी इंस्ट्रूमेंट का बन सकता है, इक्विटी का बन सकता है, डेट का बन सकता है, लोन का बन सकता है, किसी भी चीज का बन सकता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? डेरिवेटिव के डेफिनेशन के आएंगे। अगर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जो कि प्राइसेस से डिराइव होता है, किसकी प्राइसेस से? इंडेक्स की प्राइसेस से, या किसी अंडरलाइन सिक्योरिटीज की, जैसे निफ्टी का डेरिवेटिव, तो वो डेरिवेटिव कहलाएगा। अगर मैंने रिलायंस का फ्यूचर्स में मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो वो भी क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है आइदर इंडेक्स की प्राइसेस से, या वो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है अंडरलाइन सिक्योरिटीज की प्राइसेस से। ठीक है। कमोडिटी डेरिवेटिव भी डेरिवेटिव के अंतर्गत आएंगे। पहले नहीं आते थे, 2014 में इन्हें लाया गया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। उसके बाद से ही सेबी इसे क्या कर रही है? गवर्न कर रही है। सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज डेरिवेटिव। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कह दिया कि ये डेरिवेटिव है, तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा। अब सेक्शन 18A क्या प्रोवाइड करता है? दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनी कंटेंट इन अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स इन डेरिवेटिव शैल बी लीगल एंड वैलिड। ये कब लीगल और वैलिड होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सेशन वगैरह के पर्पज से भी। पहला, ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इन्हें ट्रेड करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, और इसका जो सेटलमेंट होगा वो एक्सचेंज के अंतर्गत ही सेटलमेंट होगा, क्लियरिंग हाउस के द्वारा, जैसे नॉर्मल सेटलमेंट होता है शेयर्स का।